नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पहला अध्याय का खंड घ। खंड घ में क्या दे रखा है, खनिज संसाधन। तो बच्चा आज की इस वीडियो में खनिज संसाधन एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा दूंगा और एक ही वीडियो में आपका जो पूरा अध्याय एकदम समझ में आ जाएगा। जबरदस्त तरीका से पूरा अध्याय आप लोग को एकदम जबरदस्त तरीका से समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह पढ़ो कि भूगोल से क्या हो जाए, प्यार हो जाए। ठीक है, इस तरह पढ़ो कि भूगोल से क्या हो जाए, प्यार हो जाए, फिर सर दर्द वगैरह नहीं करेगा। ओके, तो भाई शुरू करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं पहला अध्याय की, अगर मैं बात करूं ना, तो पहला अध्याय में जो देखा, देखिए ये सब खंडों में जो है विभाजित कर दिया गया है अध्याय का। तो बाकी जो आपका यहां तक जो अध्याय है आप लोग का वन एवं वन प्राणी संसाधन, ये यहां तक अध्याय पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी यहां तक के सभी खंड जो अध्याय है उस सभी अध्याय का प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं एकदम जबरदस्त तरीका से। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे शक्ति संसाधन। साथ में एक और जानकारी आप लोग को दे देता हूं, आप लोग ढूंढते रहते हैं ना, तो राजनीति शास्त्र जो आप लोग का जो है, राजनीति शास्त्र जो है पूरा बुक आप लोग का पढ़ा चुके हैं, खत्म हो चुका है और क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोग को करवा रखा। अगर नहीं देखे हैं तो बबुआ सब जाइए और देख लीजिए। और आप लोग का जो अर्थशास्त्र है मतलब इकोनॉमिक्स जो है आप लोग का, ये भी पूरा बुक भैया गजब हो गया, पूरा बुक आप लोग का समाप्त हो चुका है और इनका क्वेश्चन आंसर भी जो है मैंने बता रखा। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा। साथ ही हम आपको बता दें हिस्ट्री मतलब इतिहास का जो है आप लोग का 3 अध्याय जो है कंप्लीट हो चुका है। इन सभी चीजों का मैंने अध्याय बाय अध्याय क्या क्या प्रश्न उत्तर को भी कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया आज हम लोग देखने वाले क्या है, खनिज संसाधन, और उसके बाद जस्ट इस वीडियो के बाद आएगा खनिज संसाधन के अध्याय का प्रश्न उत्तर। इस तरह से एकदम बारीक तरीका से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो भाई इधर उधर मत भटको, एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ो। ओके, तो भाई शुरू कर लेते हैं। अब भैया क्या है, खनिज संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, भाषा जो होना चाहिए ना, बुक से जब तक नहीं हट के आएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं जी। इसलिए बुक से मैं थोड़ा हट के लाता हूं परिभाषा, ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि बुक में बुक वाला भाषा दिया रहता है भाई। इसलिए देखो, अगर पूछ दे कि बताओ भाई खनिज किसको कहते हैं, खनिज किसको कहते हैं, एकदम साधारण सा उदाहरण देना है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों का नाम है लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जास्ता, चूना, पत्थर इत्यादि। तो खान से खोद कर निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से मतलब खान नीचे खान कर, ठीक है, नीचे खनन कर मतलब खोद कर, ठीक है, खान से खोद कर निकाले जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब खनिज कौन कौन सा हो गया, लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जास्ता, चूना पत्थर इत्यादि। देखिए कितना सरल भाषा था, आप लोग को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं जी। आइए ना आगे हम लोग देख लेते हैं। पूरा अध्याय हम लोग फटाफट से कर लेंगे, बहुत आसान सा अध्याय है, बहुत आसान। ठीक है, देखो कैसे, संसाधन आधुनिक सभ्यता, संसाधन जो है आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। पूछेगा संसाधन क्या है, याद रखना संसाधन जो है आधुनिक मतलब पुराने समय, ठीक है, आधुनिक सॉरी आधुनिक मतलब हो गया अभी जो समय चल रहा है, आधुनिक समय मतलब अभी जो चल रहा है, प्राचीन मतलब पहले बहुत पहले, आधुनिक मतलब अभी वाला जो समय चल रहा है। तो संसाधन जो है आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। देखो खनिज जो जितने भी खनिज है एकदम, अगर मैं बताऊं यहाँ पे देखो, जैसे कोयला का कितना उपयोग है, बहुत ज्यादा उपयोग है, जास्ता का उपयोग है, चूना पत्थर का उपयोग है, अभ्रक का उपयोग है, लोहा का, हर चीज जो है बनता है, लगभग चीज जो है ज्यादातर उपयोग किया जाता है, लोहा का ही उपयोग किया जाता है। अगर लोहा नहीं होगा तो प्लास्टिक से काम चलेगा। ये जो कार मोटर में आप लोग बैठ के घूमते फुरते रहते हैं वो बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आप बाइक पे जो घूमते फिरते हैं तो उसके जो बहुत सारे पार्ट जो है किस चीज से बना
बना होता है, लोहा से बना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि संसाधन आधुनिक सभ्यता मतलब अभी के समय का क्या है, सांस्कृतिक का क्या है, आधार स्तंभ है। क्या है, आधार स्तंभ है। ओके, अब देखो एक और चीज, 2000 से अधिक जो है खनिज को पहचाना गया। 2000 से अधिक खनिज को क्या गया, पहचाना गया है। लेकिन अभी तक में उसमें से 30 खनिज का ही उपयोग किया जा सकता है। 2000 से अधिक खनिजों को पहचाना जा सका है, लेकिन उसमें से सिर्फ 30 खनिज जो है, 30 खनिज जो है सिर्फ उपयोग में लाया जाता है। 30 खनिज का ही उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं कि भैया भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, तो अपने भारत देश के अंतर्गत 100 से अधिक खनिज जो है पाया जाता है। अगर पूछे भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं या 100 खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हो। ओके, भारत में खनिज सर्वेक्षण एवं विकास की दिशा में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारत में जो खनिज को सर्वेक्षण मतलब सुरक्षा, ठीक है, एवं विकास, उसको विकसित करने के लिए जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का जो है महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस पे क्या कर रहे हैं, वो लोग कार्य कर रहे हैं। ओके, आइए अब यहां से और भी मजा आएगा आप लोग को समझने में, और जबरदस्त। इसमें जितने भी चीजें हैं ना, आपके जानकारी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, आइए, खनिज जो होता है बाबू दो प्रकार का होता है। एक धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है, जिसमें धातु पाया जाता है। धातु आप लोग साइंस में पढ़े थे ना, धातु जानते हैं ना, धातु और अधातु दोनों पढ़ा चुके हैं। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। सिंपल सी बात, खनिज दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज उसे कहेंगे जिसमें धातु पाया जाता है, और धात्विक खनिज उसको कहेंगे जिसमें धातु नहीं पाया जाता। वो क्या हो गया आपका, अधात्विक खनिज। इसी तरह से परिभाषा आप लोग को करना है, ज्यादा कुछ नहीं। धात्विक खनिज में वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धात्विक खनिज कहेंगे। समझ में आया। धात्विक खनिज किसको कहेंगे, वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, धात्विक खनिज कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए होगा मैग्नीज, लोहा अयस्क, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट, ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज अगर पूछे तो क्या बताना है, जिसमें धातु पाया जाता है, धात्विक खनिज हो गया। और धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और धातु में जो है करंट जो है इस पार से उस पार प्रवाह हो सकती है, उसे ही ना धातु कहते हैं। इसमें क्या है, वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, जो धातु जिसमें रहेगा। ओके, उसको क्या कहेंगे हम लोग, धात्विक खनिज बोलेंगे। कोई दिक्कत। और धात्विक खनिज सेम उसी प्रकार से वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे हो गया उदाहरण के लिए समझिए चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। इसमें धातु नहीं पाया जाता है। चूना में देखिए धातु पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। चूना तो आप लोग सबके घर में, हालांकि आप लोग अब्रक वगैरह तो नहीं जानिए, चलिए हटाइए। जिप्सम भी नहीं जाने, लेकिन जिप्सम की जो पट्टा बांधा जाता है हाथ टूटने पे जो है, उस पे जो है जिप्सम का ही परत चढ़ाया जाता है। आप लोग को साइंस में पढ़ा चुके हैं। ओके, तो आप लोग को अधात्विक के लिए क्या याद रखना है, वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना, पत्थर, जिप्सम, अब्रक, ये सब क्या हो गया, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज पूछे तो जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ जी। अब लेकिन यहां पे कंडीशन ये है, देखो खनिज जो है, खनिज दो प्रकार के होते हैं। कहेंगे कौन कौन सा सर, एक अभी मैंने आप लोग को बता दिया धात्विक ना, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज दो तरह के खनिज होते हैं। खनिज के कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। इसके बाद इसका भी जो है दो प्रकार होता है, इसका भी दो प्रकार के होता है, ये भी दो प्रकार के होता है। तो आगे की पृष्ठ पे हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको जो है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर बता दिया जाए।
तो मजा आएगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर जब करेंगे तो अंतर भी पूछा जाता है, तो इसलिए अंतर भी आपके बुक में दे रखा है, तो हम लोग अंतर को भी देख लेते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, इसके बाद इसका धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होता है और अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होता है। सबसे पहले धात्विक और अधात्विक में हम लोग क्या करते हैं, अंतर को देख लेते हैं। बहुत आसान है, दोनों एक साइड, दोनों साइड लिख देना है, इधर धात्विक खनिज, इधर अधात्विक खनिज। उसके बाद आप लोग को इस तरह से लिखना है, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। जब धात्विक खनिज को गलाएंगे, गलाने के समझते हैं ना, जो कोई भी चीज को गलाया जाता है, पहले कोई चीज बनाने से पहले उसको गलाया जाता है। देखो जैसे सोना बनाता है, सोना कितना बड़ा टुकड़ा रहता है, उसको गला के उसको आकृति में फिट किया जाता है। तो जैसे गलाएगा तो धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, लेकिन अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, इसमें और धातु प्राप्त नहीं होता। पहला तो ये हो गया, ये कठोर और चमकीला होता है। ये जो होता है कठोर और चमकीला होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि धातु में जो है एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और इसमें जो है करंट इस पार से उस पार प्रवाह हो सकती है। इनका अपना एक चमक होता है, इनका खुद का अपना एक रंग होता है। ये प्रायः आग्नेय चट्टान में पाया जाता है और ये प्रायः जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, 3 लिख दीजिए। ओके, इन्हें पीट पीट कर तार बना दिया जाता है। देखते हैं ना, धातु को जो है पीट पीट कर जो है तार बना दिया, चाहे लोहार है उसको भी पीट पीट के पतला कर देगा, सोनार है उसको भी पीट पीट के पतला कर दिया जाता। तो यहाँ पे इन्हें पीट पीट कर तार बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें पीट पीट कर तार नहीं बनाया जाएगा। जैसे इसको पीटेगा तो ये क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाता है। ये धात्विक लिख सकते हैं, इसे पीटने पर चूर 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 हो जाता है। ओके, इसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत? तो अगर आपसे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर पूछे तो आप लोग ये चिपका सकते हैं, लिख सकते हैं। धात्विक खनिज को गलाने पे धातु प्राप्त होता है और धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। पहला तो ये इसी प्रकार से लिख देंगे, ये कठोर एवं चमकीला होता है और इनका अपना रंग, इनका अपना चमक होता है। ये प्रायः आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। इन्हें पीट पीट कर तार बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें पीट पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर इसे पीटा जाए तो ये चूर चूर हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझा दिए धात्विक खनिज और धात्विक खनिज और धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर समझ गए। अब आइए यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आपको बताते हैं, खनिज जो है 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। ओके, अधात्विक खनिज तो मैंने आप लोग को बताया था कि धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका ये हो गया पहला, धात्विक खनिज में क्या हो गया, लौह युक्त खनिज, और दूसरा हो गया आपका अलौह युक्त खनिज। ठीक है, बहुत साधारण सा बात है, इसमें समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो अधात्विक खनिज जो है 2 प्रकार का होता है, एक कार्बनिक खनिज और एक अकार्बनिक खनिज। इतना आसान है ना अध्याय, पूछिए मत, आराम से समझ में आ जाएगा। तो बाबू आप लोग को खनिज पहले बताए, उसके बाद धात्विक खनिज बताए, उसके बाद अधात्विक खनिज बताए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धात्विक खनिज के जो 2 प्रकार होते हैं, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज, तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे, फिर इधर जाएंगे अधात्विक खनिज में कार्बनिक खनिज और कार्बनिक खनिज को पढ़ लेंगे। केकरो कोनो किसी प्रकार का दिक्कत समस्या नहीं ना। आइए, तो धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह युक्त खनिज। इतना परिभाषा जो होता है ना, परिभाषा में आप लोग नहीं फंसिएगा, ये बात तो गारंटी है। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो परिभाषा में फंसने का कहीं कोई जरूरत नहीं है। ओके, जिन धात्विक खनिजों में लोहे के अंश अधिक पाया जाता है वे लोहयुक्त खनिज होता है। ये आप देखिए यहां से, इसी में नाम में ही छिपा हुआ है, लोहयुक्त। लोहयुक्त, जिन धात्विक खनिज में लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोहयुक्त। और लोहयुक्त में क्या हो जाएगा भैया, जिसमें
लोहा की मात्रा कम पाई जाती या नहीं पाई जाती है उसे हम अलोह युक्त खनिज कहेंगे। लोह युक्त में लोहा पाया जाएगा। लोह युक्त खनिज क्या कहेंगे? जिन धात्विक खनिजों में लोहा का अंश अधिक पाया जाता है उसे हम लोग अलोह युक्त खनिज लोह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज में लोहा अधिक पाया जाता है, निकेल में अधिक, टंगस्टन में अधिक आदि। ये क्या हो गया? लोह युक्त खनिज हो गया। ओके, कोई दिक्कत जी? अलोह युक्त किसको कहेंगे? अलोह युक्त खनिज किसको कहेंगे? जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश जो है न्यून मतलब कम हो या नहीं होता है उसे अलोह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे हो गया सोना, सोना में लोहा रहता है जी, चांदी में लोहा रहता है, शीशा में लोहा रहता है, बॉक्साइड में लोहा रहता है, नहीं रहता है, टीन में नहीं, तांबा में नहीं आदि। तो अलोह युक्त खनिज में क्या हो गया? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का न्यून मतलब कम या नहीं रहता उसे अलोह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, बॉक्साइड हो गया, शीशा हो गया, तांबा हो गया, लोह युक्त खनिज। वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश अधिक होता है उसे लोह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, इस सब में क्या होता है? लोहे की जो मात्रा अधिक होती है। तो धात्विक खनिज जो दो प्रकार का होता है वो समझ में आ गया आप लोग को। अब अधात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है, मैंने आप लोग को बता रखा है। तो अधात्विक खनिज दो प्रकार का होता है, कौन कौन? एक कार्बनिक खनिज, एक अकार्बनिक खनिज। तो भैया ये परिभाषा इतना जबरदस्त है ना कि ये फटफट से समझ जाइएगा। इसमें जीवाश्म होता है, इसमें जीवाश्म होता है और ये पृथ्वी में दबे प्राणी पादप जीवों के परिवर्तित होने के कारण से बनता है। इसे जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम आदि। कार्बनिक खनिज किसको कहेंगे? इसमें जीवाश्म होता है, ये पृथ्वी में दबे प्राणी में पादप के जीवों में परिवर्तित होने से बनता है। देखते हैं ना, कार्बनिक जो खनिज होता है वो जीवाश्म होता है, मतलब जलने वाला होता है, ठीक है, जलाया जा सकता है उसको। और इसमें जीवाश्म होता है मतलब इसे जलाया जा सकता है। ये पृथ्वी में दबे पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप का मतलब हो गया पेड़ पौधा, पादप जीवों क्या है? दबे प्राणी, जो प्राणी दबे हुए हैं, पादप जीव जो है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो उसी से क्या होता है? ये परिवर्तित होने से बनता है। आप लोग को पता होगा कि मैंने आप लोग को जो पढ़ा रहा था पहले, इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि कोयला का जो उत्पत्ति कैसे होता है। बहुत साल पहले जो है वृक्ष वगैरह जमीन में धंस जाता है, धीरे धीरे गल पल के जो है वो कोयला का रूप ले लेता है। तो ये जो होता है जीवाश्म होता है, जिसे हम लोग जला सकते हैं। इसमें जीवाश्म होता है, ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से परिवर्तित होने से क्या होता है? बनता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनिक खनिज कहेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। और कार्बनिक खनिज इसमें जीवाश्म नहीं होता है, जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया आदि हो गया। इसमें जीवाश्म नहीं होता है, जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया आप लोग का। बस ये आप लोग को याद रखना है, ज्यादा कुछ याद आप लोग को नहीं रखना है। धात्विक खनिज का दो उदाहरण बताए तो कोयला और पेट्रोलियम बता देना। और कार्बनिक खनिज का अगर उदाहरण पूछा जाए तो आप लोग कोयला और खनिज बता दीजिएगा। और कार्बनिक का पूछे तो अभ्रक और ग्रेफाइट बता देना है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब इसका भी हम लोग दोनों का अंतर पहले देख लेते हैं, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। उसके बाद कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज दोनों को देख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। आइए, लोह युक्त खनिज में तो जिन खनिजों में लोहा का अंश पाया जाता है तथा जिनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है उसे लोह खनिज कहते हैं। जैसे लोह अयस्क, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज। ओके, इधर लिखेंगे अलोह युक्त खनिज में, जबकि जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता है वे अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, टीना, अभ्रक, शीशा, ये सब हो गया। जो लोह खनिज होते हैं स्लेटी होते हैं, घूसर होते हैं, मटमैला होते हैं, आदि रंग के होते हैं। जबकि
अलौह खनिज अनेकों रंग के होते हैं। अलौह खनिज सोना अलग रंग का होता है, चांदी अलग रंग का होता है, अभ्रक अलग रंग का होता है, तो इसका जो है अलग अलग रंग होता है। लेकिन इसमें जो है घूसर मटमैला रंग का ही लौह युक्त खनिज होता है। लौह खनिज रब्बेदार चट्टान में पाए जाते हैं और अलौह खनिज सभी प्रकार के चट्टानों में मिल जाते हैं। ये जो होता है रब्बेदार जो चट्टान होता है, जो रब्बेदार चट्टान होता है ना, वो उसमें पाया जाता है। बाकी ये जो है किस में, सभी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो चट्टान भी बहुत प्रकार के होते हैं। ओके, चलो भाई आगे बढ़े, ये चीज समझ में आ गया। आइए लौह अयस्क, अब कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। लौह अयस्क, लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। लोहा जो है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। लोहे के बिना कोई चीज संभव नहीं है। लोहे के बिना कोई चीज आज के डेट में संभव नहीं है। तो आप अपने पास जो पड़े चीजों हैं, पड़े चीज है, उन सभी चीजों को देखें कि भाई उसमें लोहा कहाँ आपको दिखता है। हर जगह आपको लोहा दिख जाएगा, हर जगह। ठीक है, तो लोहा जो है बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री, कार, स्कॉर्पियो, बेलोरो, सब में जो है लोहा लगाया जाता है। चेचिस वगैरह उसी चीज का बना रहता है, लोहे वगैरह का। अभी ना लोहा का कैसे होगा भैया, लकड़ी पे चलो नहीं ना। तो वही है, कहा जाता है लोहा आधुनिक अभी के समय का जो है क्या है, रीढ़ है। क्या है, रीढ़ है। रीढ़ मतलब समझते हैं मेरे भाई, जैसे हम लोग का पेट है, अगर मैं बैक दिखाऊं आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डी होती है, यहाँ से यहाँ तक की बैक जो मेरा हड्डी है, ये जो दिख रहे हैं, ये जो है रीढ़ हुआ हम लोग का। ठीक है, बैक बोन जिसको बोलते हैं, ये हुआ रीढ़ की हड्डी। और इसी पे हम ऐसे हैं, मन हुआ तो हम ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं रहा तो ऐसे हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए रीढ़ पे ही हम लोग खड़ा रहते हैं एकदम जबरदस्त तरीका से। ओके, यह उद्योग की जननी है। यह जो है उद्योग की जननी, जननी किसको कहते हैं, माता को कहते हैं। ठीक है, उद्योग का जननी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। या जन्मदाता कहिए या माता कहिए। ठीक है, यह उद्योग की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकाला जाता है। लोहा जो है खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, लौह अयस्क के रूप में निकाला जाता है। शुद्ध लोहा की मात्रा, शुद्ध लोहा की जो मात्रा आधार पर भारत में, शुद्ध लोहे की जो मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लोहा अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं शुद्ध लोहा अगर भारत में जो पाया जाता है वो 3 प्रकार का है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये 3 प्रकार का लोहा होता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये हेमेटाइट जो होता है 68% क्या होता है, लोहा होता है। इसमें 60% लोहा होता है, इसमें 40% लोहा होता है। ठीक है, तो शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क जो है 3 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग जो है अंकलित है। मतलब यहाँ पे जो है भारत में अगर देखा जाए 4 भाग में से सिर्फ 1 भाग पूरे विश्व में देखा जाए तो मान लिया जाए 100% में से 25% जो है लोहा पूरे विश्व में, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, 25% जो है लोहा कहाँ पाया जाता है, अपना भारत में पाया जाता है। ओके, अब देखो खनिज की विशेषता को हम लोग समझते हैं। खनिज की जो है विशेषता क्या है, खनिज उद्योग की जननी है। खनिज भी क्या है, उद्योग की जननी है। जैसे लोहा वगैरह का क्या वो है, खनिज ही है। सारा चीज तो खनिज में ही आ जाता है, जितना भी चीज मैंने पहले बताया। खनिज वितरण असमान है, खनिज सामप्य संसाधन है। ठीक है, खनिज और नवीकरणीय संसाधन है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विशेषता, खनिज की विशेषता में आप लोग ये सब लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खनिज की विशेषता में खनिज उद्योग की जननी है। ठीक है, जन्मदाता बोलिए, माता बोलिए। खनिज वितरण असमान है, खनिज वितरण को हम लोग आगे पढ़ लेंगे। खनिज समप्या संसाधन, खनिज और नवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन किसको कहता है, और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते हो भाई कि नहीं भाई।
तो इसलिए वीडियो को ना लाइक आप लोग को कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, समझे कि नहीं। आ जाओ भाई। देश के अधिकतर खनिज निम्नलिखित 3 पेटियों में पाया जाता है। देश के जो भारत देश के जो है अधिकतर खनिज जो है 3 पेटियों में पाया जाता है। पेटी कौन है? पूर्वी उत्तरी पठार, दक्षिणी पठार, उत्तरी पश्चिमी पठार। अब भारत के मैप जो है, मैप में अगर देखिएगा तो इसको जो ऊपर साइड हो गया उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर, ठीक है, उत्तर हो जाता है। तो उत्तरी पूर्वी पठार जो भारत के इस साइड में जो भाग होगा ये सब क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी पठार में हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी पठार में हो जाएगा। ओके, तो ये सब मैप बना है, ज्यादा कुछ ये पूछा नहीं जाता आप लोग का। चलिए, तो देश के अधिकतर खनिज निम्नलिखित 3 पेटियां में पाई जाती है। कौन कौन? अरे भैया ये क्या है? उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ठीक है, आइए समझते हैं। उत्तर पूर्वी पठार यह देश के सबसे धनी खनिज पेटी है। उत्तर जो है ऊपर वाला, भारत के नक्शा में जो ऊपर में जो भी राज्य वगैरह है वो जो है उत्तर पूर्वी पठार में आ जाता है। तो यह देश की जो है सबसे घनी, ठीक है, सॉरी धनी ना, चलो एक एक चीज को समझते हैं। यह देश की सबसे घनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार है, उड़ीसा का पठार है तथा पूर्व आंध्र प्रदेश का पठार है। और इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अबरक, चूना पत्थर, तांबा, क्रोमियम, सिलीमेनाइड, फास्फेट जैसे खनिजों का क्या है? विशाल भंडार है। तो अगर आप लोग से पूछे उत्तरी पूर्वी पठार में किस किस चीज का भंडार है और उधर कौन कौन सा राज्य पाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं उत्तरी पूर्वी पठार यह देश की सबसे, अगर पूछ दे उत्तरी पूर्वी पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आप लोग को याद रखना है मैग्नीज, अबरक, चूना पत्थर, तांबा, क्रोमियम, सिल्मेनाइड, फास्फेट जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। और सबसे अधिक किस पेटी में जो है भंडार है? तो उत्तर पूर्वी पेटी में जो है अधिक भंडार है। यह देश की सबसे धनी, ठीक है, खनिज पेटी है, जिसमें आ जाता है आपका छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, पूर्व आंध्र प्रदेश का पठार, ये सब जो है उड़ीसा का पठार तथा आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, और इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अबरक, चूना पत्थर, तांबा, क्रोमियम, सिलीमेनाइड और फास्फेट जैसे खनिजों का क्या है? विशाल भंडार है। दक्षिणी पश्चिमी पठार, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी पठार, तो बबुआ यह पेटी जो है कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती के पठार पर फैला हुआ, उसके निकट जो है फैला हुआ। यहाँ लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट का भी भंडार है। लगभग जो है सभी जगह रहता ही है ये जो जितने भी खनिज है, और भी दूसरे पठार पे भी पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में, सबसे अधिक उत्तर पूर्वी में। ओके, तो आप लोग को क्या देखना है यहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी पठार में जो है यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती, मतलब उसके जो निकट पठार है उस पर फैला हुआ है। यहाँ पर लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट का भी भंडार क्या है? उपलब्ध है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारावार क्रम की शैली से संबंध है और यहाँ तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तांबा, जिंक खनिज। और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? राजस्थान में अरावली। ओके, गुजरात के कुछ भाग में भी पाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत हुआ जी समझने में? आइए लौह अयस्क के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, लौह अयस्क, एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये कुछ टॉपिक छूट जाए, कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे। तो लौह अयस्क आप लोग को समझाते हैं। लौह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, मैंने पहले भी बता रखा। लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। लोहे के बिना कोई उद्योग का निर्माण नहीं हो सकता, और उद्योग में जो कार्य होता है लगभग हर चीज, रींच, हथौड़ा, फतौरा जो भी रहता है, रेलगाड़ी, ट्रेन वगैरह सब किस चीज? लोहे का बना हुआ है। बिना लोहा का है कुछ जी नहीं। और विश्व में जो है, अगर मैं बात करूं विश्व में,
पूरे विश्व में भारत में जो है 1/4 मतलब 25% जो है लोहा उत्पादन कहाँ होता है, भारत में ही होता है। पूरे विश्व में भारत में 25% जो है लोहा उत्पादन होता है। लोहा खान से लौह अयस्क के रूप में मिलता है। लोहा खान से जो है लौह अयस्क के रूप में मिलता है। भारत में विश्व लोहा भंडार का 1/4 भाग है। सबसे अधिक रूस में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए आगे की कहानी हम समझते हैं। भारत में लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। भारत में लौह अयस्क 3 प्रकार के पाया जाता है। जब भी लोहा नहीं निकलता, खदान वगैरह से लोहा नहीं निकलता, लौह अयस्क निकलता है, ठीक है, उसके बाद जो है उसे लोहा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए याद रखना है कि खदान से जो है लोहा, शुद्ध लोहा नहीं निकलता है, लौह अयस्क निकलता है। तो भारत में लौह अयस्क जो है 3 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था ना, ये 68% जो है शुद्ध है, और ये 60% और ये 30 से 40% जो है होता है लोहा। इसमें सबसे ज्यादा किसमें अच्छा लोहा कौन हो गया, हेमेटाइट। आइए देख लेते हैं एक एक करके। हेमेटाइट जो है इस लौह अयस्क में लोहांश सर्वाधिक प्रतिशत जो है सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है, 68% पाया जाता है। इसे लकीर खींचने पर, इस पे जो है हेमेटाइट पे लकीर खींचने पे लाल उगता है और इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा लाल होता है, इस पे लकीर खींचेगा ना तो लाल लाल उगेगा, इसलिए इसको लाल अयस्क भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे लाल अयस्क किसे कहा जाता है तो हेमेटाइट को लाल अयस्क भी कहा जाता है। और सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है तो हेमेटाइट है, ठीक है। सबसे सर्वोत्तम कौन सा है, हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, इसमें लोहांश की मात्रा जो होता है 60% होता है और घिसने पर जो है काला रंग दिखता है, इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। लिमोनाइट, यह सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क होता है, जिसमें लोहांश की मात्रा जो है 40% से भी कम होती है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 30 से 40%। इसे पीला अयस्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर इस पे लकीर खींचिएगा, घिसिएगा तो ये पीला रंग का होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पीला अयस्क। याद रखना, हेमेटाइट को क्या बोला जाता है, लाल अयस्क। मैग्नेटाइट को क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट को क्या बोला जाता है, काला अयस्क। और इसको लिमोनाइट का क्या बोला जाता है, लिमोनाइट को क्या बोला जाता है तो पीला अयस्क बोला जाता है। सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट। हेमेटाइट में कितना प्रतिशत लोहा होता है तो 68%। मैग्नेटाइट में कितना प्रतिशत लोहा होता है तो 60%। सबसे अच्छा लोहा कौन है, हेमेटाइट। ओके, ये तीनों समझ गए। आइए लौह अयस्क का वितरण को हम लोग समझते हैं, ठीक है। लौह अयस्क का वितरण को हम लोग समझते हैं। भारत में 1950 से 51 के बीच में 42 लाख टन, ठीक है, टन जो है लोहा का उत्पादन हुआ था। ओके, 2004 और 5 में बढ़कर 1427 ना, हाँ 1427.2 हो गया। आज़ादी के समय मतलब 1950 से 51 के बीच में जो है लोहा का उत्पादन जो भारत में था 42 लाख टन था, ठीक है, 42 लाख टन था। और 2005 है कि 4, हाँ 4 से 5 में जो है लोहा कितना हो गया, 1427.2 हो गया, ठीक है, बढ़कर जो है इतना लाख टन हो गया, इतना लाख टन हो गया। ओके, धीरे धीरे जिससे विकसित होते जा रहा है। भारत में लौह अयस्क कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। भैया हमारे बिहार में कहाँ कुछ पाया जा रहा है, अभी तक कुछ है, बिहार में भी है लेकिन उतना नहीं है, बहुत कम है। तो याद रखना, आप लोग को क्या याद रखना है कि भारत में लौह अयस्क कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे क्या पाया जाता है,
लोहा पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। अब आइए हम आप लोग को समझाते हैं मैग्नीज। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। मैग्नीज के जो है उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन प्रथम स्थान कौन है? प्रथम स्थान रूस का है। मैग्नीज के उत्पादन में तीसरा स्थान भारत का है और पहला स्थान किसका है? रूस का है। और मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी के लिए लगाया जाता है। लोहा पे लेप किया जाता है। इस्पात, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु और में लगाया मिश्र धातु भी बनाया जाता है। लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु को बनाया जाता है। यहाँ आप समझिए मैग्नीज के उपयोग, अगर हम लोग बात करें उपयोग का, तो मैग्नीज का जो उपयोग है वो जंग रोधी के लिए किया जाता है, लोहे पे पेंट करके। ठीक है, मैग्नीज का पेंट चढ़ा दिया जाता है। इस्पात, लोह एवं मैग्नीज का मिश्र धातु, लोहा और मैग्नीज का क्या किया जाता है? मिश्र धातु बनाया जाता है। शुष्क बैटरी में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें, ठीक है, चमड़ा में, माचिस उद्योग में भी होता है जो काला रंग का दिखता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाइयों बनाने में भी किया जाता है। 1 टन, ये ज्यादातर पूछा जाता है, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ये था मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो है तीसरा स्थान है और पहला स्थान रूस का है। और इसका मैग्नीज का उपयोग जो है जंग रोधी और मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। और ये ज़्यादातर शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही आप ये समझिए जो पेंट वगैरह करते हैं ना घर में, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाई बनाने में भी उपयोग किया जाता है। और 1 टन इस्पात में जो है 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आइए आगे हम लोग समझते हैं। भारत में मैग्नीज संचित भंडार जो है 1670 टन लाख है। भारत में मैग्नीज संचित मतलब संचित भंडार, जो अभी बचा हुआ भंडार है वो जो है 1670 लाख टन है। मैग्नीज के संचित में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। मैग्नीज के संचित भंडार में अगर मैं बात करूं, मैग्नीज को संचित रखने में, सुरक्षित रखने में भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? जिम्बाब्वे का है। ठीक है, पहला स्थान दूसरा स्थान किसका है? भारत का संचित कोष में, संचित करके मतलब बचा के रखने में, मैग्नीज को बचा के रखने में भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? जिम्बाब्वे का। और यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या बताया? मैग्नीज के उत्पादन में मतलब उत्पन्न करने में जो है विश्व में तीसरा स्थान है और दूसरा स्थान है उसको बचा कर रखने में, संचित करके रखने में किसका? दूसरा स्थान है किसका? भारत का। और पहला स्थान है जिम्बाब्वे का। भारत में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है मैग्नीज, तो उड़ीसा में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग बॉक्साइट समझ लेते हैं। ठीक है, तो भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि हर चीज हम एल्युमिनियम का बना सकते हैं। ठीक है, इनका बहुमुखी उपयोग वायुयान, ज्यादातर जो है उपयोग वायुयान मतलब हवाई जहाज के निर्माण में, विद्युत उपकरण निर्माण में, घरेलू साज सज्जा के सामानों के निर्माण में, बर्तन बनाने के निर्माण में, सफेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट का वितरण अब हम लोग पढ़ लेते हैं। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है।
किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार जो है उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अब आप समझ में आया, भारत के अनेकों क्षेत्र में मिलता है। बॉक्साइट अगर पूछे कहाँ मिलता है तो आप लोग पूरे भारत में कोई भी लगभग राज्य रहेगा तो लगा सकते हैं। अगर पूछे मुख्य रूप से इसका भंडार कहाँ है, मतलब अधिकतर ज्यादातर कहाँ पाया जाता है बॉक्साइट, तो आप लोग को याद रखना है उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश के आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादित करता है। सबसे अधिक जो है कहाँ, उड़ीसा में जो है सबसे अधिक बॉक्साइट ना, बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में। ओके, ये चीज समझ में आ गया। आइए तांबा समझते हैं। तांबा क्या है? तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। यह बिजली का अच्छा संचालक है, जिससे इसका ज्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इसे बर्तन एवं सिक्का भी बनाया जाता है। भारत में तांबा का अभाव है। ठीक है, जो तांबा का है जो है भारत में अभाव है। और मैंने बता दिया तांबा जो है किस चीज़ के लिए उपयोगी होते हैं। अगर पूछे तांबा के बारे में तो आप लोग लिख सकते हैं तांबा एक अति उपयोगी मतलब अधिक उपयोगी अलौह धातु है, और यह बिजली के अच्छा संचालक, बिजली का जो है अच्छा संचालक। देखिएगा ना, कहेगा कॉपर वाला तांबा वाला दीजिए, तांबा वाला तार दीजिए, तो ये जो है बहुत अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा सुचालक होता है। और जिससे इसका ज़्यादा उपयोग किस चीज़ में होता है? विद्युत उपकरण में होता है। ठीक है, और इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का जो है बहुत अभाव है। और तांबा का बोतल वगैरह खरीदने जाइएगा तो बड़ा महंगा आता है। इतना होगा बोतल 300-400 में, हो सकता है तो वो क्रोस ज़्यादा आप देता होगा। मैंने तो इधर नहीं लिया है। तो झारखंड का पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि, ठीक है, सिंहभूम जिले तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा राजस्थान के खेतरी में भी पाया जाता है। अगर पूछ देख, ऐसे तो यही समझिए कि भारत में तांबा का क्या है? अभाव है, लेकिन कुछ क्षेत्र में मिलता है। झारखंड में जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में तांबा का खान है। और तांबा राजस्थान में खेतरी में भी पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान के खेतरी में भी पाया जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग अबड़क समझ लेते हैं। अबड़का नहीं बोलना है, संस्कृत में नहीं घुस जाना, अबरखा। तो अबड़क समझ लेते हैं। अबरक भारत विश्व में सीट अबरक का अग्रणी उत्पादक है। प्राचीन काल से अबरक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जा रहे थे, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधी होने के कारण उच्च विद्युत को सहन कर सकता है। ये जो है इससे जो है विद्युत ये रोधी होता है। अबरक जो होता है विद्युत रोधी होता है। और भारत के विश्व सीट उर्वरक अग्रणी उत्पादक है। ये सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। प्राचीन काल, बहुत समय पहले जो है अबरक का जो उपयोग है आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब विद्युत उपकरण को खास करके यहाँ पे देखिएगा अबरक का बना रहता है। पोल पे देखिएगा इस तरह का जो रहता है, इस तरह से रहता है पोल वगैरह पे। यहाँ से जो है तार जाता है, ठीक है, यहाँ से तार जाता है, तो ये अबरक का ही बना होता है। तो यहाँ से इसको लपेट दिया जाता है सहारा के लिए। ओके, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अबरक निपेक्ष की 3 पेटियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आता है। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अबरक का उत्पादन होता है, अच्छा अबरक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड भारत का जो है 80%
अभ्रक उत्पादन करता है। बिहार और झारखंड भी मिलकर भारत के लिए 80% जो है अभ्रक उत्पादित करता है। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादन राज्य है। देश का जो है तीसरा, राजस्थान जो है देश का तीसरा अभ्रक स्थान अभ्रक उत्पादक स्थान है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अभ्रक का मुख्य रूप से आयातक करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। मतलब भारत से जो है अभ्रक कहाँ भेजा जाता है? अमेरिका भेजा जाता है। और भारत का ही अभ्रक उपयोग करते हैं कौन? अमेरिका वाला। ठीक है, याद रखना है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक के निरपेक्ष 3 पेटियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के राज्यों के अंतर्गत आता है। तो बिहार, झारखंड उत्तम कोटि का जो है क्या करता है? अभ्रक उत्पादन करता है। और बिहार और झारखंड मिलकर भारत के लिए 80% अभ्रक उत्पादन करता है। और पूरे देश में तीसरा स्थान पे कौन है भैया? राजस्थान है। और यहीं से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अभ्रक को भेजा जाता है। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं चूना पत्थर। भारत के चूना पत्थर 76%, भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात और 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। देश की 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पूरे देश का, पूरे भारत का जो है 35% चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, मतलब एमपी। सबसे बड़ा जंगल कहाँ है? एमपी में है। मैंने आप लोग को बताया था ना वन संसाधन में, तो वही समझिए एमपी जो है सबसे अधिक चूना पत्थर जो है वहाँ पे निकाला जाता है। वहीं से देश के 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है। ओके, चूना पत्थर के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी भी नहीं है और इसका ज़्यादा वो है भी नहीं। ठीक है, चूना पत्थर के बारे में मैं इतना डिटेल से ही बता दिया काफ़ी है कि भारत के चूना पत्थर 76% सीमेंट में, भारत का जो चूना पत्थर होता है, सीमेंट जानते हैं ना, घर वगैरह बनाते हैं जो ईंट के ऊपर पे लगाया जाता है सीमेंट, 76% उसमें क्या मिला रहता है? चूना पत्थर मिला रहता है। और 16% लौह इस्पात में जाता है। 16% जो है लौह इस्पात और 4% जो है रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। देश का जो 35% चूना पत्थर है एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पाया जाता है। खनिजों का आर्थिक महत्व को समझते हैं। खनिजों का जो है आर्थिक महत्व क्या है समझिए। पृथ्वी पर जैसे जल थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उसी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं पृथ्वी पे जैसे जल, मतलब जल जरूरी है, जल के बिना पृथ्वी पे कुछ है? जल और थल दोनों जरूरी है। पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी है। खनिज संसाधन के अभाव में देश का औद्योगिक विकास की गति की दिशा नहीं दे सकते हैं। फलतः देश का जो आर्थिक विकास अवरुद्ध मतलब कम हो सकती है। खनिज संसाधन का संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य से भी है, इसलिए खनिज के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। खनिज के आर्थिक महत्व क्या है? जो खनिज है, जितना हम लोग के लिए जल और थल जरूरी है, उतना ही, ठीक उतना ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। और खनिज संसाधन के अभाव हो जाए तो देश का जो है औद्योगिक विकास नहीं होगा, उद्योग वगैरह नहीं बन सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा? देश की आर्थिक स्थिति खराब होगा। खनिज संसाधन का संबंध हमारे वर्तमान और भविष्य से भी है, इसलिए खनिज संसाधन को संरक्षण मतलब बचाव करने का अति आवश्यकता है। खनिज संसाधन का संरक्षण, खनिज संसाधन का संरक्षण किस प्रकार होगा ये समझ लीजिए। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? आइए समझते हैं। खनिज क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा जो है सीमित है, फिर से निर्माण असंभव है। जो भी खनिज संसाधन है वो क्या होता है? अनवीकरणीय होता है, जिसे हम फिर से बना नहीं सकते। इस लोग का भंडार जो है सीमित है। ओके, उद्योग में अधिक खनिजों का दोहन मतलब बर्बाद करने और उपयोग के कारण इसके अस्तित्व जो है संकट में जो है पड़ गया है, इसलिए खनिज का संरक्षण आवश्यक है।
खनिज का बचाव जो है अति आवश्यक है। खनिज संसाधन को विवेकपूर्ण बुद्धि लगा के उपयोग करने से खनिज संकट से क्या होगा, बचाया जा सकता है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बात पर निर्भर करता है। खनिजों को लगातार दोहन पर नियंत्रण, लगातार उपयोग बर्बाद करने पे नियंत्रण करना होगा उसको, और उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों को खोजें। खनिजों के संरक्षण के साथ साथ उसके प्रबंधन, ठीक है, उसके प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए, संकट से निपटा जा सकता है। ठीक है, यही थी। और आज का जो क्लास था आप लोग का खनिज संसाधन वन शॉर्टेड ही था, बाकी भी जो अध्याय आप लोग का जो है खत्म हो ही गया है पहला अध्याय का। ठीक है, पहला अध्याय का जो है ये खनिज संसाधन था और ये पूरा अध्याय आप लोग का पढ़ा चुके हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा हुआ, एक एक चीज करके जो है मैंने पढ़ा दिया, कोई दिक्कत जी नहीं ना। वही 50 मिनट लगा, पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया, छोटा सा अध्याय था। ठीक है, बाकी इसके जस्ट बाद जो आएगा आप लोग का वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का आएगा, इस अध्याय का प्रश्न उत्तर आएगा। और प्रश्न उत्तर तो भैया पूछो मत, पूरा अध्याय दे रखा है, जितना ये पढ़े उतना उसमें भी आप लोग को पढ़ा दूंगा। ओके, तो आप लोग का एक और बच गया है शक्ति संसाधन ना, ऊर्जा संसाधन, वो बच गया, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, तब आप लोग का पहला अध्याय का जो खंड है वो खत्म हो जाएगा किसी तरह से। इतना अध्याय देने का क्या जरूरत था, थोड़ा थोड़ा चीज देता, पूरा डिटेल में दे दिया बिहार बोर्ड में। शक्ति या ऊर्जा संसाधन, ये अब हम लोग का टारगेट है, इस टारगेट को पूरा करेंगे, बहुत जल्द इसको हम लोग लपेटेंगे। उसके बाद इसका जो है और भी अध्याय, तो पहले अध्याय की खंड हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, खंडे में हम आप लोग को जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दूना 10 12 वीडियो खंड में ही आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो 5 अध्याय है, 5 अध्याय होगा, उसका 5 क्या हो जाता है, क्वेश्चन आंसर, है कि नहीं जी। 6 अध्याय हो गया, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो भाई ये अध्याय जो आप लोग का है, ये अध्याय आप लोग का क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। खनिज संसाधन पूरा आप लोग का खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और शेयर अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दे दोस्तों के साथ। ओके, तो इसको ज़रूर शेयर कर देना। बाकी अगर आप लोग को बाकी और सब्जेक्ट को जो है कवर करना है सामाजिक विज्ञान का, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा सभी अध्याय का एकदम ज़बरदस्त तरीका से, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।